तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक हकीकत आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने वाले भले इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान लें, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों मुंबई की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वही गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जब शाम का वक्त हुआ तो मैं अपने घर से निकला और फिर एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ही मुझे धीमे धीमे अंधेरा का सामना करना पड़ा। पहली बात, मैं अपने दोस्त के उस शहर को ठीक से जानता तक नहीं था, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग में सेट करके निकल पड़ा कि वहां पर जाने के बाद किसी से पूछ लूंगा। फिर जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सबसे पहले मुझे जयपुर में उतरना पड़ा। जयपुर से ही मेरे दोस्त का एक गांव पड़ता था जिसका नाम हीरापुर था। हीरापुर वहां से तकरीबन 51 किलोमीटर की दूरी पर था और इस समय रात के 12:30 बज रहे थे। चारों तरफ जोरदार अंधेरा अपने विकराल रूप के साथ छाया हुआ था और आज अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि सामने का नज़ारा भी बिना लाइट के देख पाना नामुमकिन था। और फिर इसी बीच जयपुर एयरपोर्ट पर भटकते हुए मेरी नज़र एक टैक्सी वाले पर पड़ी तो मैं उसके पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, आप हीरापुर गांव चलोगे क्या? उस टैक्सी ड्राइवर ने अपने मुंडे हाँ में हिलाई और फिर मुझे टैक्सी के अंदर बैठने को कहा। लिहाजा मैं उस टैक्सी के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसे वहां से निकलने को कहने लगा। वो टैक्सी भी धीमी रफ्तार के साथ सड़क पर चल पड़ी। हालांकि 51 किलोमीटर का यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी टैक्सी मुझे 51 किलोमीटर के इस दायरे को कैसे पार करवा पाएगी। फिर उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो मुझे एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगा जहां से एक ट्रेन हीरापुर के लिए रवाना होती है। खैर, ये सुनकर मुझे भी थोड़ी राहत की सांस मिली और फिर मैं उस रेलवे ट्रैक का इंतज़ार करने लगा जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। और इसी तरह हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ही वो टैक्सी झटका खाकर बंद पड़ गई। ये देखकर तो मेरी भी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि टैक्सी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और यहाँ से बस कुछ ही दूरी में बगल वाली साइड में एक पेट्रोल पंप पड़ता है। फिर वो ड्राइवर वहाँ से पेट्रोल लाने के लिए जाने वाला है। फिर वो ड्राइवर वहाँ से पेट्रोल लाने के लिए निकल गया। फिर मैं उस टैक्सी से नीचे उतर गया और उस वक्त मुझे उस टैक्सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जिस वजह से मैं इधर उधर टहलने लगा। बाद में मैंने सोचा कि जब तक वो ड्राइवर पेट्रोल लेकर पहुंचता है तब तक तो मैं काफ़ी सारा रास्ता तय कर लूँगा। और फिर यही सोचकर मैं चुपचाप सामने की ओर का रास्ता काटने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई छोटा मोटा वहम होगा। और वैसे भी हम जैसे नौजवान कहाँ भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं। मगर आज ये मेरा वहम ख़त्म होने वाला था, क्योंकि कॉल रिसीव करते वक्त मेरी नज़र फ़ोन पर थी जिस समय मेरे दोस्त आंसू ने फ़ोन किया था। आंसू मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई, तू अब तक कहाँ पहुँचा है? घर नहीं आया? तो मैंने भी उसे जयपुर एयरपोर्ट से लेकर टैक्सी ख़राब होने तक की पूरी कहानी बताई। तो आंसू मुझ पर गुस्से से चिल्लाते बोला, भाई तू पागल है क्या? तुझे पता है तू किस रास्ते पर चल रहा है? आंसू के इतना बोलते ही मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया। दरअसल मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी। एक गलत समय पर फ़ोन भी धोखा देकर बंद हो चुका था। इससे पहले ही मैं भूतों के खिलाफ अपने दोस्त को ये बोल चुका था कि यह सब चीज़ें बस एक मनोरंजन का जरिया होती हैं जो गांव के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई ना कोई मजाक हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर भारी पड़ ही जाता है और कुछ ऐसा ही थोड़ी देर के बाद शायद मैं भी देख सकता था। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरी आंखें मेरे साथ साथ चल रही एक कन्या पर टिक गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरे कदम से कदम मिलाकर वो चले जा रही थी। पहले तो काफ़ी हैरान था मैं कि आखिर ये लड़की इतनी रात पर यहाँ पर क्या कर रही होगी। फिर वो लड़की मुझे पूछते हुए बोली,
आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? तो मैंने भी उसे पूरी बात बताई। फिर मैंने भी उसी सवाल को उस लड़की के सामने दोहराया कि आप देर रात भर इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं? तो वो लड़की बोल पड़ी, मैं तो अक्सर इस इलाके में घूमती रहती हूँ। फिर आगे मैंने भी उससे कोई और सवाल पूछना ठीक नहीं समझा और फिर चुपचाप आगे की ओर अपने कदमों को पटकने लगा। फिर एक हवा का तेज सा बवंडर मेरे चारों तरफ चक्कर सा काटने लगा, मानो ये कोई जिंदा बवंडर है। अभी हम दोनों एक दूसरे के बारे में यूं ही बातें कर रहे थे कि मुझे उस हाईवे से सटा हुआ एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ की लंबाई और चौड़ाई काफी ज्यादा थी और उसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था मानो कि ये पेड़ काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ हो। इससे पहले कि मैं उस पेड़ की कोई चर्चा छेड़ पाता कि उस पेड़ के पास मुझे 3 से 4 औरतें खड़ी हुई दिखी, जो काफी देर से किसी पत्थर की मूर्ति की भांति एक ही जगह पर स्थिर थी और दूसरी ओर उस टैक्सी चालक का अभी तक कोई ठिकाना ना था। फिर मैं अपना फोन निकालते हुए उस पेड़ की तस्वीर क्लिक करने लगा, मगर उस लड़की ने पेड़ की तस्वीर खींचने से साफ साफ मना कर दिया। उस लड़की का कहना था कि यहाँ कुछ अदृश्य आत्माएं निवास करती हैं और उन अशांत आत्माओं का क्रोध उस वक्त ज़्यादा बढ़ने लगता है जब कोई उन्हें कैमरे में कैद करना चाहता हो। मगर मैं भी अपनी शरारतों को अंजाम देने से नहीं डट पाया और एक तस्वीर मैंने अपने कैमरे के अंदर कैद कर ही ली। काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन उस टैक्सी चालक का अभी तक कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं इसी सोच में था कि तभी मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर पड़ी, जहाँ से मैंने उस पेड़ की तस्वीर को क्लिक किया था। तो मैंने देखा कि उसके अंदर उस पेड़ की जगह काफ़ी सारी औरतों का एक झुंड नज़र आ रहा था और उस झुंड में कई औरतों के हाथ पैर मौजूद ही नहीं थे। खैर मुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगा, मगर कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नाम का एक शब्द लागू होने लगा। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि वो बड़ा और विशाल सा दिखने वाला वृक्ष एकदम जोर जोर से हिलने लगा। उसकी शाखाएं तेजी के साथ इधर उधर डगमगा रही थी, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस समय हवा का वेग भी मौजूद ही नहीं था। फिर भी उसके बावजूद उस पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिले जा रही थी। ये सब बेहद ही अजीब था। फिर मैं उस लड़की से पूछते बोला, अरे मैडम जी, ये पेड़ अपने आप ही जोर जोर से क्यों हिल रहा है? लेकिन मेरे इस प्रश्न पर उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। तभी मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार वहां पर कोई लड़की नहीं थी। मेरी आंखें इस वक्त हैरान के साथ साथ दहशत का एक दूसरा रूप भी देख रही थी, जो अदृश्य थी और अभी तक उस ऑटो ड्राइवर का कोई ठिकाना ना था। पहले तो मेरी आंखें उस ऑटो ड्राइवर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, मगर बाद में जब मुझे लगने लगा कि अब वह ऑटो ड्राइवर भी इस सुनसान इलाके को छोड़कर जा चुका होगा, तो मैं यही सोचकर अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगा। अभी भी रेलवे स्टेशन का आना बाकी था। इससे पहले कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ पाता, उस सड़क के बाईं तरफ एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जिसके ऊपर हीरापुर नामक एक नाम भी लिखा हुआ था और उसके अगल बगल में और भी काफ़ी सारे गांव के नाम लिखे हुए थे। और अब मैं भी समझ चुका था कि इस जगह से रेलवे स्टेशन की दूरी ज़्यादा नहीं होगी। और फिर मुझे अपने पीछे की ओर से एक हल्की आवाज़ सुनाई दी कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना मौत आपका इंतज़ार कर रही है। मैं पीछे पलट गया और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की ओर वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले ही मेरे साथ चल रही थी। लेकिन अब उस लड़की का मासूम सा चेहरा खामोशी में डूबा हुआ लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस लड़की ने किसी अपने को खोया होगा और उसका गम उसके चेहरे पर झलक रहा था। पर मैं उस लड़की की बातों को अनसुना करने की बजाय उस रेलवे स्टेशन की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगा, क्योंकि मैं इस बात से अच्छी तरह रूबरू था कि रेलवे स्टेशन पर मुझे कोई ना कोई इंसान तो जरूर मिल ही जाएगा। और जिस वजह से मेरे अंदर मौजूद डर कम होने लगा और फिर मेरी नज़रें उसी बोर्ड के जस्ट नीचे की ओर लिखे गए एक शब्द पर पड़ी, तो मैंने पाया कि उस बोर्ड के ऊपर रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर लिखी हुई थी, मगर जो ट्रेन स्टेशन पर दाखिल होने वाली थी उसका निर्धारित समय 1 बजे का था। चूँकि 1 बजने में अब काफ़ी कम समय बचा हुआ था, तो मुझे जितना जल्दी हो सके उस स्टेशन पर पहुंचना था, जिस वजह से मैं और भी तेज रफ्तार के साथ उस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। अभी भी मेरे दिल में उसी ऑटो चालक की उम्मीद बची हुई थी कि शायद वो कहीं से इस सुनसान और वीरान पड़े इलाके में टपक जाए,
मगर अभी तक मेरे आगे या पीछे कहीं भी किसी भी साधन का कोई नामो निशान तक नहीं था। खैर मैं अपने कदम तेजी से बढ़ाता रहा और फिर मेरी आंखें सामने की ओर गिरी कुछ लाशों पर पड़ी। दोस्तों, एक इंसान जब किसी सुनसान इलाके को पार कर रहा हो और फिर अचानक उसे कुछ मृत शरीर अपने सामने की ओर दिख जाए तो उसके अंदर क्या बीत सकती है, ये तो वही जान सकता है। दोस्तों, उन लाशों को देखकर मेरा भी शरीर थर-थर कांपने लगा। इस दौर में इन सब बात को समझ पाने में नाकाम था कि इस वक्त मुझे पीछे हटना चाहिए या फिर सामने की ओर बढ़ना चाहिए। अभी भी मैं पीछे हटने की बजाय सामने ही चलता रहा। मैं अपने डर को काबू करने की अब पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इंसान तब तक अपने खौफ को खत्म नहीं कर सकता जब तक उसके सामने से खतरा हट नहीं जाता। मेरे सामने तो दहशत की पूरी दुनिया लेटी हुई थी, जो मुझे डरा देने के लिए काफी थी। लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत का जन्म कहां से हुआ और मैं सीधा और उसी रास्ते की तरफ चलता रहा जिधर वो स्टेशन पड़ता था। लेकिन इससे पहले कि उम्मीदों का एक पहाड़ विकराल रूप धारण करता हुआ मेरे पीछे से आ टपका। दरअसल ये वही ड्राइवर था जो कुछ देर पहले पेट्रोल पंप पर चला गया था। उसे देखकर मुझे काफी हद तक राहत की सांस मिली और फिर वो तुरंत ही टैक्सी लेकर मेरे पास पहुंचा और फिर मैं उसके टैक्सी में बैठकर वहां से रवाना हुआ और सही सलामत रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उस ड्राइवर ने मुझे ट्रेन के अंदर भी पहुंचा दिया और फिर उस ड्राइवर की वजह से मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा। दोस्तों, आज इस घटना को सालों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मैं ये समझ नहीं पाया कि उस रात मुझे सतर्क करने वाली वह लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाने में काफी बड़ा साथ निभाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।